Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. So students, today we are going to discuss rest of the poems of class 10th, 9th, 10th and 11th poems of class 10th. So let us start. तो देखिए यहाँ पर 9th पोइम है हमारी फोग। तो देखिए फोग पोइम है जो रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो ये पोइम कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा राइट की गई है। तो यहाँ पर हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा जो कुछ। तो देखिए कार्ल सैंडबर्ग है जो, इनका जन्म बात करें तो देखिए इनका बर्थ प्लेस क्या रहेगा, गेल्सबर्ग। तो बर्थ प्लेस क्या रहेगा इनका, गेल्सबर्ग, विच इज सिचुएटेड इन अमेरिका। जो कहाँ पर है, अमेरिका में है, यूएसए में है। तो देखिए यहाँ पर गेल्सबर्ग अमेरिका में इनका जन्म हुआ था कार्ल सैंडबर्ग का। तो इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये क्या थे, ये एक बायोग्राफर थे। बायोग्राफर मैंने आपको बता रखा है पहले भी कई वीडियोज़ में। तो देखिए बायोग्राफर कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की लाइफ पर, यानी जो अदर पर्सन्स होते हैं उनकी लाइफ पर जो राइट करता है उसको हम बायोग्राफर बोलते हैं। तो देखिए ये बायोग्राफर भी है, एक जर्नलिस्ट यानी कि एक पत्रकार भी रहे और एक पोइट भी रहे, और साथ ही साथ ये क्या रहे, एक एडिटर भी रह चुके थे। यानी कि अब इस दुनिया में नहीं है वो, तो रह चुके थे वो एडिटर। तो एडिटर क्या होता है, एक प्रकाशक होता है जो कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ का प्रकाशन करवाता है या फिर करता है। इसके बाद देखिए अगर इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो, ही वॉन 3 पुलिट्जर प्राइजेस। तो इन्होंने 3 पुलिट्जर प्राइज जीते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 3 पुलिट्जर प्राइज है जो वो इनके किस किस वर्क को मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 पुलिट्जर प्राइजेस में। फर्स्ट रहेगा वो है एक बायोग्राफी। ये देखिए मैंने अभी बताया है कि ये बायोग्राफर भी थे। तो बायोग्राफर है तो इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी किसकी लाइफ पे, तो किसकी लाइफ पे लिखी थी, अब्राहम लिंकन की, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं अब्राहम लिंकन। तो इनके लाइफ पर इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी जिस पर इनको क्या मिला था, पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। और देखिए ये जो ये बायोग्राफी है कब राइट की गई थी, 1926 में। अब देखिए जो अब्राहम लिंकन, इतना तो हमें पता है पर कई बार सबटाइटल पूछ लिया जाता है, तो इसका सबटाइटल देखते हैं। अब्राहम लिंकन द प्रेयरी ईयर्स। तो ये इसका सबटाइटल रहेगा द प्रेयरी ईयर्स। और 1926 में ये बायोग्राफी लिखी गई थी और इसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए एक और इनका जो वर्क आता है वो किसके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, ये भी देखते हैं। तो देखिए पुलिट्जर प्राइज फॉर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के क्षेत्र में भी इनको पुलिट्जर प्राइज मिल चुका है, जो कब मिला था, 1940 में, यानी कि इसके बाद ही मिला था 1940 में। 1940 में इन्हें हिस्ट्री में प्राइज दिया गया था, पुलिट्जर प्राइज फॉर हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री में इनका जो वर्क था कौन सा था, वो द वॉर ईयर्स। ये भी आपको याद रखना है, द वॉर ईयर्स। तो वॉर ईयर्स है, देखिए ये 2 वॉल्यूम्स में है, 2 वॉल्यूम्स, यानी कि 2 इसके संग्रह रहे हैं इस बुक के, द वॉर ईयर्स के। इसके बाद थर्ड जो इनको नोबेल प्राइज पुलिट्जर प्राइज मिला है, जो थर्ड, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये दोनों कहाँ मिले हैं, इसको इंग्लिश के क्षेत्र में मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड है जो द कंप्लीट पोइम्स ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। ये इनके पोइम्स का टाइटल है, द कंप्लीट पोइम्स ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। इनके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए जो अब्राहम लिंकन है, यहाँ पर इनकी बायोग्राफी है, इसका सिक्वल लिखा गया था। इसके सिक्वल को याद रखना है आपको, जो क्या नाम था इसका, द वॉर ईयर्स। ये द वॉर ईयर्स है जिनके लिए हिस्ट्री में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है। ये सिक्वल है, यानी कि सेकंड पार्ट है। किसका है वो सेकंड पार्ट, इस बायोग्राफी का, अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी का ही सेकंड पार्ट है द वॉर ईयर्स। तो इनके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज नहीं मिला, यहाँ पर सेकंड नंबर पर मिला था इनको पुलिट्जर प्राइज द वॉर ईयर्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है, द वॉर ईयर्स किसका सिक्वल रहेगा, ये अब्राहम लिंकन का, जो कि एक बायोग्राफी है। इसके बाद देखिए शिकागो पोइम्स इनकी फेमस है, 1916 में ये राइट की गई थी, शिकागो पोइम्स। तो शिकागो में इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया था।
तो इसलिए देखिए वहाँ पर ये इन्फ्लुएंस हुए थे वहाँ की लाइफ से और वहाँ के लाइफस्टाइल से। तो इन्होंने क्या किया है, शिकागो पोइम्स लिखे हैं 1916 में। देखिए नेक्स्ट एक और इनका वर्क है जिसका नाम है कार्नाहस्कर्स। तो इनके ये है जो इनका फेमस वर्क रहेगा। 1918 में इसको राइट किया गया था। शिकागो पोइम्स आई थी 1916 में, 1918 में आया था इनका कार्नाहस्कर्स 1918 में। और स्मोक एंड स्टिल ये भी इनकी इंपॉर्टेंट पोइम्स है जो मैंने यहाँ पर राइट की है। वैसे तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है पर हम वही करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, एचटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्मोक एंड स्टिल 1920 में इन्होंने लिखी थी। अब देखिए यहाँ पर ये 3 पोइम्स मैंने राइट की है, ये चिल्ड्रन पोइम है, इनके नाम याद रखने हैं। चिल्ड्रन पोइम इनमें से भी आपसे पूछी जा सकती है चिल्ड्रन पोइम्स। तो ये चिल्ड्रन पोइम्स है जो, अब इनके नाम जान लेते हैं। तो देखिए रूटा वागा आपको याद रखना है। रूटा वागा नाम से इनकी 2 पोइम्स है चिल्ड्रन पोइम्स। रूटा वागा स्टोरीज जो इनकी 1922 में लिखी गई थी। और उसके बाद आती है रूटा वागा पिजन्स, ये भी पोइम है इनकी 1923 में लिखी गई थी। और उसके बाद पोटैटो फेस ये भी चिल्ड्रन पोइम है, 1930 में ये राइट की गई थी। तो आपको कार्ल सैंडबर्ग के बारे में इतना कुछ पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम कुछ भी यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं पोइम। तो देखिए फोग है जो पोइम किसके बारे में है, ये क्या है देखिए पहले इसको जानते हैं। ये इनकी शॉर्टेस्ट पोइम है, यानी कि बहुत छोटी पोइम है, सबसे छोटी पोइम है ये इनकी। बट स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शंस अबाउट नेचर। पर ये छोटी पोइम बेशक है फिर भी ये एक बहुत ही प्रबल रिफ्लेक्शन डालती है, यानी कि एक प्रकाश डालती है किस पर, अबाउट नेचर के बारे में। ब्यूटीफुली कैप्चर्स द मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से क्या किया है, कैप्चर किया है किसको, ऐसे मोमेंट को। व्हेन फॉग कम्स, जब क्या करती है फॉग पर ही हमारा टाइटल है। तो जब फॉग आती है एंड मूव्स, और आराम से वहाँ से चली जाती है। तो इस मोमेंट को उन्होंने बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है। पोइट कंपेयर्स फॉग विद ए कैट। अब यहाँ पर जो पोइट है वो फॉग का कंपैरिजन करता है, ये आपको याद रखना है। फॉग पोइम में किसके साथ कंपैरिजन है फॉग का, कैट के साथ। या हम इसको कह सकते हैं अ स्मॉल किटन, एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ फॉग का कंपैरिजन किया गया है। दोनों में से कोई भी वर्ड आपको देकर पूछा जा सकता है। बिकॉज फॉग लाइक ए कैट कम्स विद सॉफ्ट पॉज। क्योंकि देखिए फॉग है जो कैट की तरह है, बिल्कुल जैसे कैट आती है बिल्कुल खामोशी से स्टिलनेस के साथ कहीं पर आती है। कैसे आती है वो, अपने सॉफ्ट पॉज के साथ। पॉज क्या होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं पाँव के, तो दबे पाँव से वो क्या करती है फॉग, एक कैट की तरह खामोशी से आती है बिल्कुल, विदाउट गिविंग एनी साइन ऑफ इट्स अराइवल। और ना ही इसके आने का कोई संकेत मिलता, कोई साइन ये छोड़कर भी वहाँ से नहीं जाती। यानी कि फॉग आती है किसी किटन की तरह या फिर किसी कैट की तरह, और बिल्कुल खामोशी से ही वहाँ से चली जाती है। किसी को पता भी नहीं चलता कब कैट आई थी और कब चली गई, जैसे कि फॉग है यहाँ पर। अब देखिए पोइट सेज फॉग जनरली सीन इन विंटर सीजन। तो पोइट यहाँ पर क्या कहता है कि फॉग अगर बात करें तो प्राय कब देखी जाती है, ये विंटर सीजन में। ये हमें पता है कि ज़्यादातर सर्दियों में ही फॉग दिखाई देती है। कमिंग टूवर्ड्स द सिटी एंड द हार्बर। और देखिए ये किसकी तरफ आती है, ये सिटी की तरफ और हार्बर की तरफ। अब देखिए हार्बर वर्ड का यूज़ 2 पोइम्स में हो चुका है 10th क्लास की। एक तो द बॉल पोइम थी और सेकंड फॉग है। तो ये आपको याद रखना है। हार्बर ये किसकी तरफ आती है, सिटी की तरफ, किसी शहर की तरफ, नगर की तरफ, या फिर किसी हार्बर की तरफ, यानी एक बंदरगाह की तरफ ये आती है, समुद्री पत्तन जहाँ पर रुकते हैं। जस्ट लाइक ए कैट, और किसकी तरह आती है, ये एक कैट की तरह। सिटिंग बाय फोल्डिंग इट्स लेग्स, और ये कैसे बैठ जाती है, अपने लेग्स को, अपने पैरों को फोल्ड करके चुपचाप बैठ जाती है खामोशी से। लुकिंग अराउंड देन साइलेंटली डिपार्चर,
और देखिए ये क्या करती है, आकर दबे पाँव से आती है। पहले यह अपने पाँव, इनके पोज का दिखाया गया है कि कैसे अपने पोज के साथ यानी कि अपने जो पंजे हैं उनके साथ चुपचाप आती है और लेग्स का सहारा लेकर ये बैठ जाती है और उसके बाद ये चारों तरफ देखती है और साइलेंटली वहाँ से डिपार्चर कर जाती है, यानी बिल्कुल खामोशी से यहाँ से वो चली जाती है। बट हैज डिफरेंस, फिर भी पोइट क्या कहता है, बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड कैट। अब ये डिफरेंस क्या है, बोथ कम्स साइलेंटली, कि दोनों साइलेंटली तो आती है, बट फॉग कैन कोज मैनी एक्सीडेंट्स, पर जो फॉग है कारण बन सकती है किस चीज़ का, बहुत से एक्सीडेंट्स का। दैट मे टेक प्लेस ड्यू टू लो विजन, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, लो विजन के कारण यानी कि फॉग के कारण हमें कुछ आर पार दिखाई नहीं देता, कुछ भी मतलब स्पष्ट देखना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से कुछ ट्रैफिक्स वहाँ पर जाम लग जाता है या फिर वहाँ पर एक्सीडेंट जैसी स्थिति बन जाती है। किसके कारण होता है, ये फॉग के कारण, पर कैट के कारण ऐसा नहीं होता। यही डिफरेंस इसमें बताया गया है। एट लास्ट द पोइट सेज दैट अ स्मॉल चाइल्ड में बोर्ड प्लेइंग द सेम गेम। अब अंत में पोइट यहाँ पर क्या कहता है कि एक छोटा सा बच्चा एक ही को गेम को खेलते खेलते बोर हो जाता है। एंड नेक्स्ट मूव ऑन एज फॉग, और क्या करता है वो मूव ले लेता है, एक टर्न ले लेता है, यानी गेम को चेंज कर देता है। कभी भी एक बच्चा एक गेम नहीं खेलता और वैसे ही फॉग है एक जगह पर वो नहीं रहती, यहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, इनकी ये फेमस पोइम है जो कि यूजीसी नेट तक के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपसे ये पूछी जा सकती है, गुड मॉर्निंग अमेरिका, गुड मॉर्निंग अमेरिका। आप देखिए ये अमेरिकन पोइट है, तो ये आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग अमेरिका किसकी पोइम है, तो वो रहेगी कार्ल सैंडबर्ग की, जो कि 1928 में राइट की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 10th पोइम ऑफ क्लास 10th। तो देखिए इस पोइम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिटन बाय फ्रेडरिक ओगडन नेस। तो देखिए फ्रेडरिक ओगडन नेस ये भी एक अमेरिकन पोइट है। तो देखिए एक बात आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि यहाँ जितने भी 10th क्लास की पोइम्स हैं हमारे, ज़्यादातर अमेरिकन पोइट्स के द्वारा ही राइट की गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अमेरिकन जो पोइट्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो देखिए फ्रेडरिक ओगडन नेस है जो एक अमेरिकन पोइट है, इनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी है जो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो 2-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो अमेरिकन पोइट है फेमस फॉर हिज लाइट वर्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, फेमस फॉर हिज लाइट वर्स ऑफ विच ही यूज्ड इन हिज 500 पीसीज। तो ये अपने लाइट वर्स के लिए मशहूर थे, फेमस थे, जाने जाते थे, और इन्होंने इसी में 500 पीसीज यानी 500 कॉपीज इन्होंने राइट की। 500 से ज़्यादा बुक्स में इन्होंने राइट किया है लाइट वर्स में। तो लाइट वर्स क्या रहेगा, तो लाइट वर्स होता है जिसमें ह्यूमरस स्टोरीज बताई जाती है, हंसी मजाक से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड ऐसी चीज़ें लाइट वर्स में पाई जाती है, जिसमें कि कुछ कॉमेडी भी फील होती है। तो हम इनको याद रखेंगे। तो इन्होंने 500 पीसीज में लाइट वर्स का यूज़ किया है। ही डिक्लेयर्ड द country's best known producer of humorous poetry। तो देखिए इन्होंने लाइट वर्स में लिखा है, अभी मैंने बताया है कि ह्यूमर के लिए ये
फेमस है, तो इनको अमेरिका में दर्जा मिला हुआ है, इनको डिक्लेयर किया गया है या फिर समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है कंट्री का सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ के लिए, ये जाना जाता है ह्यूमरस पोइट्री के लिए, हंसी मजाक से रिलेटेड इनकी पोइट्री है, जिसके लिए ये अमेरिका में अमेरिका के पोइट या फिर प्रोड्यूसर कहे जाते हैं फेमस ह्यूमर के लिए। अब देखिए बस आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। अब देखिए पॉइंट पे आ जाइए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब देखिए यहाँ पर कस्टर्ड है वो मेन रहेगा, जो क्या है एक ड्रैगन है। कस्टर्ड क्या है, एक ड्रैगन। अब ड्रैगन क्या होता है, ये एक क्रोकोडाइल एनिमल होता है, जानवर होता है ये ड्रैगन। अब देखिए पोइम है जो कि स्टाइल में लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एक बैलेड के स्टाइल में है। बैलेड क्या होता है, बैलेड होता है जिसमें कि कोरेजियस या फिर कोरेजियस ब्रेवरी या फिर हीरोइज्म दिखाया जाता है, हीरोइक स्टोरी होती है, यानी कि एक हीरो दिखाया जाता है, एक ऐसा पात्र दिखाया जाता है जिसको सबसे ज़्यादा हीरोइक क्वालिटीज़ होती है। अब हीरो आप जानते हो हीरो में क्या क्वालिटीज़ होती है, वो सभी जितने भी विलेन होते हैं सबको मारता है और सबसे ज़्यादा फेमस वही होता है, उसके ही चारों तरफ क्या घूमता है, पूरी की पूरी मूवी घूमती है। तो वैसे ही हीरोइज्म क्या होता है, हीरो से ही रिलेटेड होता है, जिसके चारों तरफ क्या घूमता है, पूरा का पूरा स्टोरी है, जो नाटक है वो घूमता है। तो कोरेजियस स्टोरी होती है बैलेड एक, और हीरोइज्म पे बेस्ड होती है। अब देखिए ये बैलेड है एक, और देखिए इसका मैसेज क्या रहेगा, समटाइम्स ए टिमिड पर्सन। टिमिड क्या होता है, देखिए टिमिड क्या होता है, वो होता है शाई एंड नर्वस, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये आता है, देखिए डायरेक्ट ये वर्ड पूछा जाता है, सिनोनिम, एंटोनियम और फिर एंटोनिम, सिनोनिम या फिर वोकैब में आपको ये वर्ड पूछा जा सकता है। तो टिमिड आपको याद रखना है, टिमिड क्या होता है, एक शाई व्यक्ति, एक नर्वस व्यक्ति जो शर्मीला होता है और सभी को देखकर नर्वस हो जाता है, जो बिल्कुल। और देखिए ये क्या होता है, ये देखिए जल्दी से क्या हो जाता है, फियर्ड या फिर अफ्रेड, जल्दी से ये डर जाता है, सडनली अफ्रेड, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से डर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम टिमिड कहते हैं। तो इस पोएम के अंदर जो मैसेज क्या रहेगा, समटाइम्स ए टिमिड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो शर्मीला है, नर्वस हो जाता है मिनट में, डरता है सभी से, इज एन एक्चुअल हीरो इन द टफेस्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। वो लाइफ की सबसे टफेस्ट सिचुएशंस, यानी कि ऐसे पल हमारी लाइफ के आते हैं जब वो क्या बन जाता है, एक हीरो के रूप में क्या करता है, बहादुरी से लड़ता है सबके लिए। तो वो व्यक्ति यहाँ पर दिखाया गया है कस्टर्ड, जो क्या है, शाई है, नर्वस है, डरने वाला है, पर टफ सिचुएशन आती है जब लाइफ में तो वो सबसे लड़ जाता है। तो किससे लड़ता है वो हम पोइम के अंदर देखेंगे। तो देखिए पोइम इज ए फैंटेसी, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, पोइम क्या है, एक फैंटेसी है। फैंटेसी क्या होती है, एक कल्पना, इमेजिनेशन इन वर्स, फैंटेसी इन वर्स, ये आपको याद रखना है। वर्स क्या होता है, पोइट्री, पोइट्री का क्या होता है, एक काव्य होता है जिसमें कि पोइम्स का कलेक्शन होता है, उसको हम वर्स बोलते हैं। तो फैंटेसी इन वर्स, तो ये पोइम क्या है, वर्स के अंदर एक फैंटेसी है, पोइट्री के अंदर एक फैंटेसी है, कल्पना है अबाउट बेलिंडा। तो बेलिंडा कैरेक्टर इसमें से पूछा जा चुका है। तो देखिए क्या पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो ये फ्रेडरिक ओगडन नेस है, जो फ्रेडरिक ओगडन नेस का करैक्टर है, जो बेलिंडा है, बेलिंडा क्लार्क है, या फिर और भी बेलिंडा के पीछे कुछ शब्द जोड़कर दे दिए जाते हैं, कुछ वर्डिंग यहाँ पे ऐड कर दी जाती है बेलिंडा के साथ, और पूछा जाता है इसके अंदर कौन सी करैक्टर है, बेलिंडा है, बेलिंडा क्लार्क है, या फिर कौन सी बेलिंडा है यहाँ पर। तो बेलिंडा यहाँ पर देखिए इसके नाम के पीछे कुछ भी नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेट में ये क्वेश्चन आया था, एचटेट में भी आया था ये क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। तो बेलिंडा है जो, इसके नाम के पीछे कुछ नहीं है, बेलिंडा ही आएगा करैक्टर यहाँ पर। तो बेलिंडा देखिए, ये बेलिंडा के बारे में एक फैंटेसी इन वर्स है।
शी लिव्स अलोन इन हर हाउस, वो अपने घर में अकेली रहती है। विद 4 पैट्स, किन के साथ? 4 पैट्स के साथ। पैट्स क्या होते हैं? जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि घरों में पाले जाने वाले जानवर होते हैं, उनको हम पेट बोलते हैं। तो देखिए 4 पैट्स हैं इसके पास, जो कौन कौन से हैं? अ लिटिल किटन, लिटिल किटन यानी एक छोटा सा क्या है? किटन है। ये आपको याद रखना है। किटन क्या होता है? देखिए बिल्ली का बच्चा होता है किटन, अभी मैंने फोग पॉइंट के अंदर बताया था। तो देखिए किटन है जो, उसका नाम क्या रहेगा? इंक। तो आप इसको लर्न कैसे करोगे? इनमें से नाम पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। जो किटन है वो उसका नाम क्या है, या फिर डॉग का नाम क्या है, तो याद रखने हैं ये आपको। किटन का नाम क्या है? इंक। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें एक इमेजिनेशन करनी है, सिर्फ एक हमारे पास बिल्ली का छोटा सा बच्चा है, एक किटन है, जिस पर हम इंक लगाकर कलर करते हैं। तो इंक क्या होती है आपको पता है? शाही होती है। तो वो लगाकर हम उस पर कलर करते हैं और उसको क्या बना देते हैं? कलरफुल बना देते हैं किसी किटन को। तो इससे आप याद रखोगे इंक किसका नाम है? किटन का। उसके बाद देखिए अ ग्रे कलर्ड माउस, उसके बाद क्या है? एक ग्रे स्लेटी रंग का ग्रे कलर का क्या है? एक माउस है। माउस क्या होता है? चूहा। अब देखिए बिल्ली है एक, इंक, तो बिल्ली के साथ साथ रिलेट कर दिया। बिल्ली और चूहा हम देखते हैं हमारी स्टोरीज में कई बार होते हैं, बिल्ली और चूहे। तो इंक, इंक के साथ ही रिलेट क्या होता है? ब्लिंक। अब देखिए इंक, देखिए किटन है, जो किटन क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं, बलि लेते हैं। किसकी बलि लेते हैं? वो माउस की। तो इससे आप रिलेट करोगे ब्लिंक, बलि से, और इंक। बलि कौन लेगा? इंक। इंक कौन है? किटन है। तो इससे आप रिलेट करके पढ़ोगे माउस क्या है? ब्लिंक, जिसकी बलि ली जाती है इंक के द्वारा, ब्लिंक। अब देखिए अ लिटिल येलो कलर्ड डॉग, और देखिए यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा येलो कलर का डॉग है। तो ये आपको याद रखना है, येलो कलर का डॉग, जिसका नाम क्या है? मस्टर्ड। अब मस्टर्ड को कैसे रिलेट करोगे? जो मस्टर्ड सीड होते हैं, या फिर जो सरसों होती है, आपने देखा होगा सरसों क्या होती है? येलो कलर की होती है पकने के बाद। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो येलो से मस्टर्ड। तो ये कौन है? मस्टर्ड डॉग है। इंक ब्लिंक के बारे में आपको पहचान हो ही चुकी है। अब बचता मस्टर्ड है। मस्टर्ड कौन है? एक डॉग है जो येलो कलर का है। अब देखिए उसके बाद है ड्रैगन। ड्रैगन के लिए तो हमारी पूरी स्टोरी ही है, तो उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। ये आपको याद रखना है। ड्रैगन कौन है? कस्टर्ड। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी क्या है? अ पायरेट अराइव्स, एक पायरेट बेलिंडा के घर में एंटर कर जाता है चुपचाप। पायरेट क्या होता है? डाकू होता है एक। क्या होते हैं ये? रॉबर या फिर डाकू। पायरेट क्या होता है? डाकू। एक डाकू बेलिंडा के घर में एंटर कर जाता है। ओनली कस्टर्ड इज रेडी, ओनली कस्टर्ड इज रेडी विद ए फेरोसियस रिस्पॉन्स। अब देखिए इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने राइट भी की है। जो ये 3 कैरेक्टर है यहाँ पर, ऑल प्राइड्स फॉर देयर ब्रेवरी, तीनों के तीनों ही क्या करते हैं? प्राइड फील करते हैं, खुद को प्राउड मानते हैं, गर्व होता है उनको कि हम तो क्या है? बहादुर है। पर कस्टर्ड है जो, वो क्या है? ड्रैगन क्या है? एक डरपोक, शाई है। इसको ये क्या बोलते हैं? टिमिड बोलते हैं। अब देखिए ऑल प्राइड्स फॉर देयर ब्रेवरी, सभी ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? अपनी बहादुरी के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं। एंड फियरलेसनेस, और किस चीज़ के लिए? कि हम किसी से डरते नहीं है। मेक जोक कस्टर्ड फॉर हिज टिमिडिटी एंड दे ऑल 3 वन मेक जोक कस्टर्ड। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? कस्टर्ड का मजाक उड़ाते हैं। फॉर हिज टिमिडिटी, टिमिडिटी क्या है? अभी मैंने टिमिड वर्ड बताया है, तो इससे ही ये रिलेट है। तो क्या होगा? उसकी डरपोकी के लिए, यानी डरपोक है वो, ये कहा जाता है ड्रैगन को। तो ड्रैगन को ये शाई कहते हैं, शर्मीला, डरपोक कहकर बुलाते हैं, टिमिड कहते हैं, और इसके लिए इसका ये तीनों मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए जब ये डाकू आता है इसके घर में, बेलिंडा के घर में एंटर करता है, तो कस्टर्ड ये तीनों के तीनों डर कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। कोई कहीं पे लटक जाता है और कोई कहाँ पे छुप जाता है। सिर्फ कस्टर्ड है जो रेडी रहता है विद ए फेरोसियस रिस्पॉन्स, एक बड़े ही उग्र, फेरोसियस कौन होता है? उग्र होता है, भड़कीला। तो एक फेरोसियस रिस्पॉन्स देता है, यानी कि उग्र प्रतिक्रिया करता है। किसकी तरफ? डाकू के लिए, यानी डाकू को देखकर, पायरेट को देखकर ये उग्र हो जाता है, उसको काटने के लिए दौड़ता है। और क्या करता है? ही गोबल्स, गोबल्स क्या होता है बताती हूँ मैं आपको। देखिए
गोबल्स क्या होता है? ईटिंग समथिंग या समवन, ईटिंग समथिंग या फिर आप समवन लगा सकते हो, ईटिंग समथिंग या समवन। नॉइसली, नॉइसली क्या होता है? नॉइसली होता है शोर करते हुए, यानी वो चबा चबा कर क्या कर जाता है ड्रैगन, इस डाकू को, इस पायरेट को चबा चबा कर इस पायरेट को शोर मचाता है चबाने का और उसको खा जाता है। अब देखिए आफ्टर द डेंजर पास्ट, अब जैसे ही खतरा टल जाता है, अब ये तो पायरेट है जो उसको वो ड्रैगन खा जाता है, अब जैसे ही खतरा टलता है ऑल अगेन बिगिंस टू बोस्ट देयर कोरेज। बोस्ट क्या होता है? देखिए डींगे हाँकना, बड़ा चढ़ाकर बातें करना। तो यहाँ पर उनके जाते ही यानी पायरेट के जाते ही यहाँ से, यानी जब ये खा जाता है इसको ड्रैगन, तो ये दोबारा से क्या करते हैं? डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं। किसके बारे में? अपने कोरेज के बारे में। ये तीनों पहले तो ये डर कर छुप जाते हैं और ड्रैगन को ये हमेशा डरपोक बोलते हैं, ड्रैगन रोता है बेचारा। और फिर क्या होता है, जब ये पायरेट को खा जाता है उसके बाद ये तीनों फिर से निकल कर आते हैं और फिर से अपनी कोरेज के लिए, अपने साहस के लिए क्या करते हैं? बोलते हैं कि हम क्या है? साहसी है, हम ब्रेव है। और ड्रैगन क्या है? बिल्कुल डरपोक है। ये कहकर फिर से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं ड्रैगन को। कस्टर्ड एग्रीड, एट लास्ट क्या होता है? एट लास्ट कस्टर्ड एग्रीड ऑल आर ब्रेव एंड कोरेजियस एक्सेप्ट मी। अब ये कस्टर्ड क्या करता है? क्या कहता है कि हाँ तुम तीनों के तीनों ब्रेव हो, मुझे छोड़कर मैं क्या हूँ? मैं डरपोक हूँ, मैं शाई हूँ। तो ये इस बात को एक्सेप्ट करता है हमेशा ही, जो ड्रैगन है, कस्टर्ड है। और तीनों को क्या कहता है? हाँ तुम ही बहुत साहसी हो। पर वास्तव में सभी जानते हैं कि जो साहसी है, कोरेजियस है, वो कौन है? कस्टर्ड है। अब देखिए कस्टर्ड की एक क्वालिटी बताती हूँ यहाँ पर, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है ये। हैविंग बिग शार्प टीथ, कस्टर्ड के जो टीथ है वो बिल्कुल शार्प है, बड़े बड़े हैं। माउथ बोज सिमिलर टू फायर प्लेस, ये आपको याद रखना है। जो कस्टर्ड का माउथ है, उसका मुंह है, वो कैसा है? एक फायर प्लेस। फायर प्लेस क्या होता है? जैसे आग निकलने वाली कोई जगह हो, यानी कि जब वो मुंह खोलता है तो उसके मुंह से आग निकलती है। तो ऐसा इसका मुंह बताया गया, उसका माउथ बताया गया है। एंड नोज वॉज ए चिमनी, और उसकी नाक को क्या बताया गया है? चिमनी के जैसा। जैसे अंगीठी होती है, कोई चिमनी होती है, भट्टी होती है, वैसे उसकी नोज को बताया गया है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर 11th पोइम है ऑफ क्लास 10th। ये लास्ट पोइम है हमारी, फॉर एनी ग्रेगरी। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि ये किस टाइप की पोइम है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी ग्रेगरी रिटन बाय W.B. येट्स। W.B. येट्स है जो, वो आयरिश पोइट है। आपको ये याद रखना है, अमेरिकन नहीं, ये आयरिश पोइट है। आयरिश मीन कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको पता है? आयरलैंड से। तो ये आयरलैंड के फेमस पोइट थे। अब देखिए रिलेटेड टू एबी थिएटर, किससे रिलेटेड है ये? इन्होंने एबी थिएटर के फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो देखिए इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड है ये? एबी थिएटर। थिएटर आपको पता है क्या होते हैं? एबे थिएटर, एबे नाम है, एबे थिएटर से ये डायरेक्टली रिलेटेड थे। इसके फाउंडेशन में इन्होंने हेल्प की थी, इनकी नींव में। अब देखिए इन्होंने मैरिज की थी मॉडगोन से। मॉडगोन इनकी कई पॉइंट्स में आती है, जिनको ये एज ए करैक्टर यूज़ करते हैं मॉडगोन का नाम। तो मॉडगोन इनकी बिलव्ड थी। और देखिए ये मॉडगोन है जो इनसे मैरिज करने के लिए, इनकी स्टोरी है जो लव स्टोरी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है, जैसे कि कोई फिल्मी हीरो की होती है। तो ये जो W.B. येट्स है, इन्होंने 1989 से लेकर 1908 तक इन्होंने मॉडगोन को प्रपोज किया। यानी कि ये बार बार इनको प्रपोज करते रहे, 6-7 बार इसने मना कर दिया कि वो उससे मैरिज नहीं करेगी, और इसने और किसी से मैरिज कर ली। फिर क्या हुआ, एक सन इनके घर में हुआ मॉडगोन के, और उसके बाद इनका जो हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, ड्रंकार्ड था वो। तो इन्होंने क्या किया, मॉडगोन ने उसको डाइवोर्स दे दिया, और लास्ट में फिर
इसकी मैरिज हो जाती है W.V. यीट्स के साथ। तो देखिए इतना सच्चा प्यार ये मॉडगन से करते थे। अब देखिए इनको 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये क्वेश्चन भी आपका स्टेट में आया था। 1923 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है? तो वो मिला था W.V. यीट्स को फॉर लिटरेचर। तो लिटरेचर के क्षेत्र में इनको मिला था। और किस चीज़ के लिए मिला था? फॉर हिज ऑलवेज इंस्पायर्ड पोइट्री। तो इनकी पोइट्री के लिए इनको ये प्राइज़ मिला था, जो कि हमेशा ही क्या करती है? इंस्पिरेशन देती है। तो इस के लिए इनको क्या मिला था? पोइट्री के लिए नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के क्षेत्र में इनको मिला था। अब देखिए इनकी फर्स्ट पोइम है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने कुछ वर्क लिखे हैं इनके। तो फर्स्ट पोइम है जो इनकी क्या रहेगी? द पोइट्री ऑफ सर सैमुअल फर्गूसन। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट पोइम कौन सी है, फर्स्ट प्ले कौन सा है, तो इनसे हम याद करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। तो देखिए द पोइट्री ऑफ सर सैमुअल फर्गूसन, तो ये आपको याद रखनी है इनकी फर्स्ट पोइम। अब देखिए ये मेंबर रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के, मेंबर ऑफ ए फेमस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन नेट में, एचटेट में और भी कई एग्जाम्स में बार बार आ चुका है। तो देखिए इसका क्या नाम होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का? अघोस्ट क्लब। तो ये क्वेश्चन आया था कि अघोस्ट क्लब से कुछ ऑप्शंस दिए थे, 4 ऑप्शन में से W.V. यीट्स का नाम भी था और पूछा गया था कि अघोस्ट क्लब से कौन सा यहाँ पर पोइट है, राइटर है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा है। तो W.V. यीट्स है जो अघोस्ट क्लब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा है। अब इसके बाद देखिए इसके कुछ प्लेज है, W.V. यीट्स के प्लेज थे जिसका नाम है द प्लेयर क्वीन। तो ये आपको याद रखना है, द प्लेयर क्वीन। नेक्स्ट है फर्स्ट, सेकंड है ऑन वैली स्ट्रैंड, ये भी आपको याद रखना है, 1904 में राइट किया गया था। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है इनमें से डिर्डर। तो डिर्डर क्या है? इनका एक प्ले है। तो ये पूछ लिया जाता है क्या ये पोइम है या फिर प्ले है? तो ये आपको याद रखना है, ये एक प्ले है डिर्डर। तो डाइडर भी आप इसको बोल सकते हो, फिर डाइडर बोल सकते हो। 1907 में ये राइट किया गया था। इसके बाद देखिए इनका एक डांस प्ले भी है, ये आपको याद रखना है, सिंगल ही है ये, द किंग ऑफ द क्लॉक टावर। तो देखिए कैसे याद रखोगे इसको कि क्लॉक टावर पे जो किंग है वो क्या किया करता था? डांस किया करता था। तो इससे आप रिलेट करके याद इसको रख सकते हो। द किंग ऑफ द क्लॉक टावर क्या है? इनका एक डांस प्ले है, 1934 में इसको राइट किया गया था। अब देखिए द वंडरिंग ऑफ ओसिन एंड अदर पोइम्स, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। द वंडरिंग ऑफ ओसिन एंड अदर पोइम्स किसके द्वारा रिटन है? W.V. यीट्स के द्वारा 1889 में ये राइट की गई थी। अब देखिए द सीक्रेट रोज, ये क्या है? इनकी एक पोइम है, ये आपको याद रखना है, ये पोइम है इनकी द सीक्रेट रोज, 1897 में ये राइट की गई थी। द विंड अमोंग द रीड्स, ये भी आ चुकी है एग्जाम में, द विंड अमोंग द रीड्स। तो ये 1899 में राइट की गई थी, द विंड अमोंग द रीड्स। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड बाय इंडियन ब्राह्मण। ये देखिए ये कोई इनका वर्क नहीं है, ये मैंने इनके बारे में एक चीज़ लिखी है। ये क्वेश्चन आया था अभी UGC नेट एग्ज़ाम में, पहले के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। तो देखिए ये किससे इंस्पायर रहे थे? ये एक इंडियन ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था? मोहिनी चटर्जी। तो ये आपको याद रखना है, मोहिनी चटर्जी की लाइफ से ये इंस्पायर्ड रहे हैं, जो कि एक इंडियन थे। तो और देखिए मोहिनी चटर्जी है जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उससे ये जुड़े हुए थे मोहिनी चटर्जी। तो जब ये एक स्पीच देने, एक लेक्चर देने गए थे तो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहे थे W.V. यीट्स, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। आप पोइम के बारे में समझते हैं। तो फॉर एनी ग्रेगरी है जो, ये एक कन्वर्सेशन पोइम है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में एचटेट में ये। तो कन्वर्सेशन पोइम है, तो ये देखिए कन्वर्सेशन है, तो कन्वर्सेशन तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी एक कन्वर्सेशन पोइम और आई थी हमारी, जो कौन सी थी? वॉल्ट विटमैन के द्वारा राइट की गई थी, द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन भी एक कन्वर्सेशन पोइम थी, तो ये भी एक कन्वर्सेशन पोइम है। तो इस पोइम के अंदर कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच ही होती है, मैंने बताया था, या फिर 2 से ज़्यादा के बीच में। तो कन्वर्सेशन किस किस के बीच में है? पोइट या फिर आप कह सकते हो इसको स्पीकर, क्योंकि पोइम के अंदर एज स्पीकर यहाँ पर है। और सेकंड जो पर्सन है यहाँ पर वो कौन रहेगा? एनी, एक लेडी है
एक यंग लेडी है। एनी क्या है? एक यंग लेडी, लिटिल गर्ल नहीं लिखना आपको, ये एक यंग लेडी है। तो ये बात आपको याद रखनी है एनी के बारे में। अब देखिए ये पोइम है जो एक मैसेज देती है, बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। तो ये मैसेज कौन सा है? गॉड नेवर लव्स अस फॉर आवर लुक्स, कि जो भगवान है एकमात्र गॉड ही है जो इंसान को बिना उसकी लुक के क्या करता है? प्यार करता है। यानी कि देखिए यहाँ पर सीधा सीधा अगर बात करें तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या कहा गया इस पॉइंट के अंदर, कि जो इंसान है वो हमेशा किसी भी लेडी की, किसी वुमेन की, या फिर कोई भी इंसान लगा लीजिए, किस पर मरता है? हमेशा वो ब्यूटी पर मरता है, उसके कलर पर मरता है, उसके बालों के कलर पर मरता है, जैसे कि पोइम में बताया गया है। तो देखिए सच्ची जो अगर बात करें तो सच्चा लव सिर्फ वही होता है जो किसी की एक्सटर्नल लुक पर नहीं, या फिर किसी के फिजिकली नहीं, बल्कि एक उसकी सोल को, इंसान की सोल से, या फिर हम कह सकते हैं इनर सोल से, या फिर इनर क्वालिटीज से प्यार करना ही सच्चा प्यार होता है। इस पोइम का यही मैसेज है सिर्फ। और क्या कहा गया है? सिर्फ गॉड ही है जो सच्चा प्यार करता है, लुक को देखकर नहीं और एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर नहीं प्यार करता भगवान, बट ओनली फॉर आवर इनर ब्यूटी, बल्कि ये किससे प्यार करता है? हमारी आंतरिक सुंदरता से जो गॉड है वो प्यार करते हैं। अब देखिए पोइम के अंदर स्पीकर है जो, वो क्या कहते हैं? द स्पीकर सेज द लवर मे लाइक द येलो कलर ऑफ द वुमेन्स हेयर, कि जो यहाँ पर लवर है, स्पीकर का कहना है, एनी से कहता है वो, कि एक लवर प्यार कर सकता है किसको देखकर? किसी भी वुमेन के बालों को देखकर, जिन बालों का कलर क्या रहेगा? येलो कलर, यानी किसी वुमेन के। अब देखिए येलो कलर हमारे इंडिया में तो नहीं होते, ये देखिए अदर कंट्री की बात है, आयरलैंड की, अमेरिकन, वहाँ पर लेडीज़ के बाल होते हैं वो येलो कलर्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी लवर है जो, वो किसी औरत को कैसे प्यार करता है? सिर्फ उसके बालों के येलो कलर से, जैसा कि पोइम में है। बट ही डजंट लाइक हर रैम्पार्ट्स, तो पोइम में जो ये स्पीकर है ये कहता नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात कही गई है कि जो ये स्पीकर है वो क्या करता है? वो प्यार करता है एनी से। किस चीज़ के लिए? उसके येलो कलर के लिए, उसके बालों के येलो कलर के लिए। बट ही डजंट लाइक हर रैम्पार्ट्स, पर वो उसके रैम्पार्ट्स को पसंद नहीं करता, यानी कि वो सिर्फ उसकी ब्यूटी पर ही मरता है। रैम्पार्ट्स क्या होते हैं? देखिए ये होते हैं, देखिए हेयर होते हैं जो अराउंड द ईयर, जो कानों के चारों तरफ बाल होते हैं उसको हम रैम्पार्ट्स बोलते हैं। तो ये जो ये लवर है, ये स्पीकर है, एनी से प्यार करता है, किस चीज़ के लिए? उसके बालों के लिए, पर वो उसके रैम्पार्ट्स को पसंद नहीं करता। सो लेडी डजंट अप्रूव हिज लव, तो ये लेडी है जो एनी है उसके इस लव को अप्रूव नहीं करती, वो सहमत नहीं होती इसके प्यार से या फिर इसके प्रपोजल से, वो साफ साफ डिनाई कर देती है इस व्यक्ति के प्रपोजल को। सी विश सच ए लवर, क्योंकि वो एक ऐसे लवर की विश करती है हु लव्स हर बेस्ड ऑन हर इंटरनल क्वालिटीज़, वो ऐसे व्यक्ति को चाहती है, यानी उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि किससे प्यार करे? उसके आंतरिक जो उसके गुण हैं, उसकी क्वालिटीज़ है, उससे वो प्यार करे। एंड नोट बाय द एक्सटर्नल एंड फिजिकल लुक्स, ना कि वो उसके एक्सटर्नल या फिर उसके शारीरिक लुक को पसंद करे, सिर्फ इसलिए वो प्यार ना करे उससे कि वो सुंदर है, बल्कि वो किससे प्यार करना चाहती है? जो इसलिए प्यार करे उससे कि उसमें कुछ गुण हैं, आंतरिक गुण हैं। शी में डाई दैम, अब वो क्या कहती है यहाँ पर एनी, कि वो अपने बालों को डाई कर सकती है इनटू अनदर कलर। अब देखिए बालों को तो किसी भी कलर से डाई किया जा सकता है, यहाँ पर एनी कहती है कि बालों को तो किसी भी कलर से डाई कर सकते हैं, लाइक ब्राउन और कैरेट सुन, और वो क्या करेगी? जल्दी ही अपने बालों को ब्राउन कर लेगी या फिर कैरेट कर लेगी। कैरेट क्या होता है? पिंक शेड होती है जहाँ पर, या फिर रेडिश
कह सकते हो आप रेड शेड होती है, तो कैरेट की शेड, यानी ऐसे कलर में, कैरेट जैसे कलर में वो क्या करेगी, अपने बालों को डाई कर सकती है या कर लेगी वो। अब देखिए पोइट क्या कहता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एनी थी उसने साफ साफ कह दिया है कि बालों को वो और किसी कलर का कर लेगी, फिर क्या करेगा वो इंसान जो कोई उसकी लाइफ में आएगा वो उसकी इनर क्वालिटी से प्यार करेगा। अब पोइट का क्या कहना है, मैसेज दिया है जो इसने स्टार्टिंग में वही लास्ट में देता है, ओनली गॉड्स लव्स बी ऑल ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ आवर सोल्स। तो यहाँ पर जो W.B. येट्स है वो क्या कहते हैं, यानी कि जो स्पीकर है, पोइट है, वो क्या कहते हैं कि सिर्फ भगवान ही है जो इंसान से उसकी इंटरनल क्वालिटीज़ के लिए, उसकी सोल से, जो उसकी आत्मा है इंसान की, उससे वो सच्चा प्यार कर सकता है। और जो लोग हैं यहाँ पर वो सिर्फ किसको प्यार करते हैं, वो सिर्फ दिखावे को प्यार करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस से ही ये लोग प्यार करते हैं। सिर्फ भगवान ही है जो हमें सच्ची आत्मा से प्यार कर सकता है। तो देखिए आपको ये पोइम अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।